कि डोकलाम एक तरह से वो चीन को समर्पित होने की स्थिति बन गई है। उनके साथ भूटान कुछ रिश्ते इस तरह से चीन के साथ कर रहा है। तो ये कितना बड़ा नुकसान है और ऐसा क्यों हुआ? बजाय इसके कि उसको थोड़ा समझाएं, देखें क्या है नहीं है, या आगे अगर मान लीजिए डोकलाम चला जाता है तो वो रणनीतिक रूप से, सामरिक रूप से हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, उन चीज़ों पे फोकस करने के पता चला कि कल फिर उसी तरीके से ट्रोल आर्मी जो है भूटान को गलियाने लगे। तो नेपाल का भी चले जाना एक तरह से, जो नेपाल सांस्कृतिक दृष्टि से और तमाम दूसरे ऐतिहासिक कारणों से भी भारत का एक विस्तार ही समझा जाता था। वहां पे लोगों ने जुलूस निकाला। सोचिए, एक भूकंप आया हुआ है, इतनी बड़ी जानो माल की क्षति हुई है, उस माहौल में वहां के लोगों को जुलूस निकालना पड़ा कि तुम लोग भागो यहां से। भारतीय मीडिया यानी पापुआ न्यू गिनी गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, तो वहां के प्रधानमंत्री ने इनके पैर छुए, उसको हमारी मीडिया ने खूब दिखाया। लेकिन जब वही पापुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री बेल्ट रोड इनिशिएटिव के शिखर बैठक में पहुंचा तो कोई न्यूज नहीं बनी। और वही क्यों पहुंचे? श्रीलंका पहुंचा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरह हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो व्यवहार कर रहे हैं। और ये सिर्फ हिंदी के अखबारों में नहीं हो रहा, अंग्रेजी के अखबारों में भी खूब हो रहा है। मुझे याद आता है कि प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था, किसी वीडियो में मैंने सुना था कि पाकिस्तान की क्या चिंता करनी है, वह अपनी मौत खुद मरेगा। और देखिए, पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है, आप सोचिए हमारे लिए कितना खराब मामला हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, बिजनेस हो रहा है, ऐसा नहीं है, बिजनेस हो रहा है। अभी पूरा वेस्ट एशिया में झगड़ा चल रहा है, साउथ एशिया, ये लाल सागर और फिलिस्तीन, गाजा, ये सारी चीज़। ईरान के साथ तनातनी बढ़ रही है अमेरिका की, ईरान के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी लड़ाई जिसमें कि हम हिस्सेदार भी नहीं हैं, उसके नुकसान से हम नहीं बच पाएंगे। इसीलिए भारत की सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए, कम से कम ट्रैक 2 तो हो ही सकता है। अगर हम कहें कि बड़े भाई अगर हम हैं तो बड़े भाई की क्या भूमिका होनी चाहिए? बड़े भाई की भूमिका ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दूसरों को ये लगे कि आप हमें प्रभावित करने की, दबाने की कोशिश कर रहे हैं या अपने इन्फ्लुएंस में रखने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। दुनिया तेजी से बदल रही है और भारत भी तेजी से बदल रहा है। पिछले दिनों भारत का ये दावा काफी बड़े पैमाने पर प्रचारित किया गया कि विश्व में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हैं। इसके अलावा G20 की अध्यक्षता हमारे पास कुछ दिन पहले तक थी और G20 को लेकर एक धूम पूरे देश में हुई, धूम मचाई गई, ये कहना ज्यादा बेहतर होगा। और बहुत लोगों को यह विश्वास है कि इस समय भारत एक अभूतपूर्व स्थिति में है। सम्मान की दृष्टि से, उसकी जो हैसियत है उस दृष्टि से दुनिया में आज जो अगुआ 2-4 देश हैं उसमें भारत भी है। लेकिन भारत के पड़ोसी देशों को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हाल ही में मालदीव्स, जो एक बहुत ही छोटा सा देश है, जो एक तरह से भारत पर आश्रित जैसी जिसकी स्थिति रही है, आज वहां पर जो नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू हैं, उन्होंने कहा कि 15 मार्च तक भारत के वो सैनिक यहां से निकल जाएं जो वहां पर हैं। हालांकि वो कोई बहुत बड़ा सैनिक दस्ता नहीं है। कहा जाता है कि कुछ हेलीकॉप्टर वगैरह जो दिए गए थे उसकी संभाल के लिए है वो, लेकिन उन्होंने इसे एक मुद्दा बनाया राजनीति का और कहा कि भारतीय सैनिक यहां से चले जाएं। और ऐसा ही पड़ोसी देशों के साथ हमें नजर आता है कि कहीं पर भी शायद ही कहीं भारत के प्रति एक अच्छी राय देखने को मिल रही है। इसी सारे प्रश्नों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय विदेश मामलों के जानकार, वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश केरे मौजूद हैं। हम उनसे आइए आपका तारुफ कराते हैं और उनसे बातचीत शुरू करते हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहली बात तो मैंने मालदीव्स की ही की कि मालदीव्स जैसा एक छोटा सा देश, आखिर वो जहां का कोई राष्ट्रपति चुना जाता था तो वो भारत आता था। आज वहां के राष्ट्रपति सबसे पहले चाइना चले गए। तो ये जो चाइना की ओर जाना है हमारे तमाम पड़ोसी देशों का, कहा जा रहा है कि नेपाल भी, श्रीलंका भी, पाकिस्तान तो चलिए पहले से, तो क्या भारत आपको लगता है कि अलग थलग पड़ रहा है? देखें, इसको हम लोगों को दूसरे तरीके से देखना चाहिए। जैसे कि अगर हम अपने देश में चाहते हैं कि हमारे यूथ को रोजगार मिले, डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, FDI आए, पैसा आए, बाहर की कंपनियां आके यहाँ पे कोलैबोरेशन करें, प्रोडक्शन करें, उसी तरीके से इन सारे देशों में भी
जो आबादी है वो उसकी भी आकांक्षाएं ऐसी ही हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या उन आकांक्षाओं को पूरा करने में भारत पूरी तरीके से समर्थ है, या जो जहां पे हम नहीं कर पा रहे हैं उस गैप को भरने के लिए चीन जो है एंट्री कर रहा है। एक तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। दूसरा ये देख सकते हैं कि हमारी विदेश नीति में या जो हमारी वाणिज्य नीति है उसमें क्या कमी है जिसकी वजह से वो लोग हमसे नज़दीकी घटाकर चीन के साथ सहयोग बढ़ा रहे हैं। तीसरा तरीका ये हो सकता है इस स्थिति को देखने के लिए कि वो उन देशों में वो इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं जो वहाँ की गवर्नमेंट्स पर इस तरीके का प्रेशर बना रहे हैं, या वे गवर्नमेंट के ऐसे फैसले से संतुष्ट हैं कि हम चाइना के साथ कोलैबोरेशन बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को उस सिचुएशन को देखना चाहिए। अब मालदीव की बात लें। अब मालदीव में जो ये नई सरकार आई है वो उसने इंडिया आउट का नारा दिया था, और निश्चित रूप से उसका, जैसा आपने भी अपने इंट्रो में बताया कि वह एक बहुत छोटी मौजूदगी है भारतीय सैनिकों की, और कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक उसका इंपॉर्टेंस भी नहीं है उस तरीके से। लेकिन मालदीव की संप्रभुता के लिए जो हमने कभी 80 के दशक में राजीव गांधी गवर्नमेंट के समय में जो मदद दी गई थी, तो एक सिंबॉलिक वो चीज़ जेस्चर था। लेकिन उसको मौजू ने एक भावनात्मक मुद्दा बनाया और उस नारे पर वो जीते। लेकिन सिर्फ इसी नारे पे वे जीते ऐसा नहीं है। जो पिछली सरकार थी जो भारत के करीब थी, उसने जैसे हमारे देश में या दुनिया के कई सारे देशों में महंगाई बढ़ी है, ये कोविड वगैरह का प्रेशर आया तो मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पे टिकी हुई है, उस पर असर पड़ा। और जब आप लंबे समय तक सत्ता में रह जाते हैं तो भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, इस तरीके की चीज़ें भी आती हैं। तो ये सारी चीज़ों का भी असर नतीजे पे पड़ा है। अब चूंकि यह नारा उन्होंने दिया है तो अभी इतनी जल्दी तो ये सारी समस्याओं को वो हल नहीं कर सकते, तो कम से कम वे अपने वोटरों को एक ऐसा कुछ देना चाहते हैं कि वो संतुष्ट हो जाएं कि भाई हमने सही सरकार को वोट दिया है। अब हमारे तरफ से कहाँ क्या हो रहा है इस मसले पर, ये 3 पॉइंट में देखिए। जब उन्होंने कहा, फिर अभी प्राइम मिनिस्टर जब गए थे जलवायु सम्मेलन में दुबई, वहाँ पर उनसे बातचीत हुई, और बातचीत के बाद मौजू ने ये इस मांग को भी कहा कि हमने प्रधानमंत्री के सामने रखी, और साथ में भारत के साथ जो हमारा सहयोग रहा है वह आगे बढ़े, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के एक बैलेंसिंग, एक संतुलन वाली बात थी। लेकिन अब उन्होंने कह दिया, आपको बोल देना था कि ठीक है हम अपने हिसाब से एक टाइम फ्रेम बना लेते हैं, हम हट जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, हमारे सामने एक उदाहरण है, पीस कीपिंग फोर्स जो गई थी श्रीलंका जी। तो एक तो फौज भेजने की आलोचना हुई थी, और उसमें हमारे बहुत सारे सैनिक जो है शहीद हुए थे उस ऑपरेशन में, और आप कहें कि लगभग अपमानजनक ढंग से वापस आना पड़ा था वहाँ की सरकार के कहने पर। और वहाँ भी यही हुआ था कि जिस सरकार ने बुलाया था वो सरकार बदली थी, और उन्होंने कहा कि भाई आप अब यहाँ से जाएं। तो आपके सामने जब एक उदाहरण है तो आप क्यों उसको ऐसा मुद्दा बना लेंगे कि आपके बाकी संबंधों पे असर पड़े। अब ये हो ही रहा था तब तक ये मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप वाला की कहानी आ गई, और आप ये देखें कि जब उनके 3 मंत्रियों ने आपत्तिजनक अपमानजनक टिप्पणी की भारतीय प्रधानमंत्री पर, तो उनको तुरंत सस्पेंड किया गया, क्योंकि मौजू को समझ में आ गया कि ये ठीक नहीं है। और वह ठीक नहीं भी था, कूटनीति की किसी भी मर्यादा के तहत वो जो उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किए थे उन मंत्रियों ने, वो बहुत निंदनीय है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा वो खिड़की खुली थी सस्पेंशन के बाद, उसको हम लोगों को पॉजिटिवली उस पर डबल डाउन करना था, न कि नेगेटिवली। और हमने नेगेटिवली किया। हमने नेगेटिवली ही नहीं किया। आप कह सकते हैं कि सरकार ने नहीं बोला, सरकार ने सिर्फ अपनी आपत्ति दर्ज कराई। आईटी सेल और ट्रोल आर्मी इन लोगों ने किया, सेलिब्रिटीज ने किया, हम नहीं इसमें हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आप अखबारों के लेख देख लें उन दिनों के आसपास के,
तो बड़े बड़े स्तंभकारों ने, बड़े बड़े संपादकों ने उस आउटरीच को सेलिब्रेट किया, जस्टिफाई किया। तो वो भी एक मैसेज गया। और ये सारी चीज़ें तब हो रही थी जब मौजू चीन की यात्रा पे पहुंचे थे। बिल्कुल। और उन्होंने कई दिन वहाँ रहे। और आप समझ ही सकते हैं कि आखिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी मनुष्य ही चलाते हैं, तो उनकी भावनाएं भी उसी तरीके से काम करती हैं, वो चाहे इंटरनेशनल मैटर हो, चाहे इंटरनल मैटर हो या पर्सनल मैटर हो। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि एक और लौट कर एक बड़ा कड़ा बयान एक तरह से दिया कि हम अपनी संप्रभुता के लिए एक तरह से प्रतिबद्ध हैं या कोई हमें धमका नहीं सकता। उसकी भाषा ये है कि सीधे सीधे आपका जो बिग ब्रदर एटीट्यूड है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उधर चाइना ने भी कहा कि हम इनके क्षेत्रीय अखंडता या संप्रभुता के साथ हैं। तो यानी एक तरह से ये मैसेज चला गया कि मालदीव्स के साथ आज चाइना पूरा खड़ा। और मालदीव्स दरअसल जो इंडियन ओशन है उसमें एक इस तरह से तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है ही है कि बहुत से वही मुख्य समुद्री मार्ग है। चीन को ये सारी जो परिस्थितियां पैदा हुई, चीन को मौका मिल गया ये बयान देने का जी। और दूसरी तरफ जो आप हिंद महासागर में उस जगह की बता रहे हैं, अगर हमारा मालदीव से अच्छा संबंध है तो आप यूं समझ लें कि हमारी एक आंख वहां भी उपस्थित रहती है अभी तक, जैसे अभी तक रही है स्थिति। बिल्कुल बिल्कुल। और हिंद महासागर कितना इंपॉर्टेंट है, आप अभी देख लीजिए जो लाल सागर का संकट है, आपका पूरा इंटरनेशनल ट्रेड सारे एनर्जी ट्रेड का भी सारा बिल्कुल। और ये ट्रेड रूट ऐसा है कि यहीं से आपको अफ्रीका जाना है, यहीं से आपको स्वेज होते हुए यूरोप जाना है, और यहीं से पर्शियन गल्फ से जुड़ के आप वहां से तेल वगैरह ले आएंगे। और यहीं पर चीन की भी निगाह है कि वो कैसे जो उसकी इनफैक्ट चीन ऑलरेडी वहां पे जितने भी वो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वहां पे टैंकर्स वगैरह आ रहे हैं जा रहे हैं, या वो जो डब्बे होते हैं बड़े बड़े कंटेनर्स, तो उसमें ऑलरेडी चीन अपर हैंड में है, क्योंकि चीन एक बड़ी सप्लाई चेन का 1/4 हिस्सा है उसका। तो चीन ये चाहेगा, और चीन सिर्फ चाहेगा नहीं, चीन करता हुआ भी दिख रहा है। आपको याद हो कुछ समय पहले एक चाइनीज युद्धपोत के बारे में बात चली थी कि वो जासूसी जहाज है जो भारत के इर्द गिर्द और कोलंबो में रुकने को लेकर विवाद हुआ था, और बाद में वो जहाज रुका था वहां पे। पहले उन्होंने श्रीलंका ने भारत के कहने पर उनको बोला कि आप मत रुकिए, लेकिन फिर पता नहीं श्रीलंका और चीन के बीच में क्या बात हुई कि जहाज रुका। लेकिन चीन ने कहा था कि ये स्टडी के लिए है, समुद्री मौसम और बाकी चीज़ों का। उसके बाद जिबूती में एक लाल सागर में एक देश है छोटा सा, वहाँ पर चीन ने मिलिट्री बेस बनाया है, तो वो लाल सागर में वहाँ पर उसकी उपस्थिति है। और अभी आपने रेड सी में जो कुछ चल रहा है, तो खबरों में भी आया कि उसके 6 युद्धपोत जो हैं उस इलाके में घूम रहे हैं। तो चीन ऑलरेडी हिंद महासागर को एक सिर्फ यातायात के लिए नहीं, बल्कि वह समुद्री संसाधन वहाँ से निकाल सके, कभी खनन हो तो इस पर भी उसकी निगाह, और सामरिक महत्व तो है। यानी जहां पर हमारी आंखें थी वहां चाइना अपने पैर जमाने का प्रयास कर रहा। लेकिन इसमें एक चीज हम ये देखते हैं कि जो मालदीव्स के राष्ट्रपति की जो भाषा है, जो भंगिमा है, वो एक तरह से इंडियन पॉलिटी का रिप्लिका भी है। यानी भारत में जो इस समय मौजूदा राजनीति हो रही है, वो भी तो हम किसी पड़ोसी देश के खिलाफ बोलकर, और भारत में जिस तरह से एक धार्मिक पुनरुत्थान नजर आ रहा, तो मालदीव्स में 95% मुस्लिम्स हैं। तो क्या इसका भी असर पड़ रहा होगा आपको लगता है, या जिंगोइज्म पॉलिटी का हिस्सा बने? बिल्कुल, ये तो भारत में भी हो रहा है। इनफैक्ट देखिए क्या है कि लंबे समय तक हिंदुस्तान में के एक सेक्शन में ये एटीट्यूड रहा है कि हम बिग ब्रदर हैं। और आप देखिए, अगर सचमुच हम बिग ब्रदर तो हैं, हम इतनी हमारा आकार, और आबादी सारी चीजें, संसाधन, बिल्कुल। लेकिन अगर हम कहें कि बड़े भाई अगर हम हैं, तो बड़े भाई की क्या भूमिका होनी चाहिए? बड़े भाई की भूमिका ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दूसरों को ये लगे कि आप हमें प्रभावित करने की, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने इन्फ्लुएंस में रखने की कोशिश कर रहे हैं। और इनफैक्ट आपको मैं यहाँ पर अंडरलाइन करना चाहूँगा कि भूटान के साथ 1949 में हमारा एक मुआहदा हुआ था, उसमें उसने विदेश नीति, डिफेंस, ये सारे चीज़ों का जिम्मा, निर्णय लेने का जिम्मा हिंदुस्तान को दिया। बिल्कुल। लेकिन
चीज़ें इस डायरेक्शन में जाती गई कि उनको ये मैसेजिंग दिया गया, अब जानबूझ के दिया गया, अनजाने में दिया गया, जो भी, कि हम देख रहे हैं। तो भूटान ने उस क्लॉज को हटवाया और अब आप जानते हैं कि वो जो उसके सीमा विवाद है चीन के साथ, उसको सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिक पार्ट है। आप नेपाल जो है, नेपाल के अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक को अगर हम निकालें तो दुनिया की लगभग 2.25% हिस्सा जो है बिजली का, हाइड्रो पावर का, वह नेपाल प्रोड्यूस कर सकता है। और इनफैक्ट प्रधानमंत्री गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम 2030 तक जो है 10,000 मेगावाट आपसे खरीदेंगे। और इन्होंने 2014 में एक नीति भी बनाई थी इस बारे में, खरीद भी रहे हम लोग। फिर 2018 में इन्होंने उस क्लॉज में चेंज कर दिया कि हम ऐसे किसी देश का प्रोजेक्ट या उसकी हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली नहीं लेंगे जिसके साथ हमारा एनर्जी का समझौता नहीं है। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि चीन का जो इन्वेस्टमेंट था उस पर असर पड़ा कि भाई हम आपका इन्वेस्टमेंट लेके क्या करेंगे, बिजली कहाँ बेचेंगे, भारत तो लेगा नहीं। तो उससे नेपाल थोड़ा सा नाराजगी हुई। और चीन लगभग 7-8 साल से नेपाल का सबसे बड़ा एफडीआई देने वाला देश है। बल्कि काठमांडू तक शायद ट्रेन रूट भी, हाँ, वो भी है। और एक बहुत बड़ा नेटवर्क ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रेल नेटवर्क और सड़क का, जो एक्चुअली बेल्ट रोड परियोजना जो उनकी है कि समुद्र, उसमें बांग्लादेश ऑलरेडी पार्टनर है और नेपाल पार्टनर होने जा रहा है। और तालिबान ने कहा अफगानिस्तान में कि हम, और वो तो ईरान तक मेरा ख्याल है पूरा उसका ईरान बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है वो तो नॉट ओनली ईरान बल्कि वो यूरोप तक जाता है। और आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री पीछे ग्रीस की यात्रा पे गए थे तो उन्होंने एक बंदरगाह की बात हुई थी कि वो अभी चाइना के पास है, तो बात हुई थी कि वो भारत लीज पर लेगा, तो वो बेल्ट रोड वहां तक जाता है, बेल्ट रोड, और उसमें भारत नहीं है। यानी इतना बड़ा एक व्यापारिक पड़ोसी देश मिलकर कर रहे हैं जिसमें भारत अनुपस्थित है। तो इससे तो मेरा ख्याल है काफी नुकसान वाली ये समस्या। देखिए, बात यह है कि आप न भी शामिल हों डायरेक्टली तो आप इनडायरेक्टली तो उसका फायदा उठा सकते हैं। मान लीजिए आप एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पे गए और आपको तीसरे एयरपोर्ट पे जाना है, तो हो सकता है कि आप यहाँ से यहाँ तक आपकी डायरेक्ट फ्लाइट हो, आपकी अपनी फ्लाइट हो, लेकिन वहाँ जब आपकी फ्लाइट नहीं चल रही तो आप कोई ना कोई जहाज़ तो लेंगे। तो BRI का हम इस्तेमाल कर सकते थे। और इनफैक्ट बांग्लादेश, जिसके साथ हमारा बांग्लादेश का लगभग सारा ट्रेड हम ही लोगों से होता है, इंडिया से ही होता है। उसका कारण यह है कि बांग्लादेश अभी उस कैटेगरी में लिस्ट डेवलप्ड कंट्री का सबसे कम विकसित राष्ट्रों की एक सूची होती है, जिसकी वजह से उनको कुछ छूट मिलती है। ये 2026 तक ये स्थिति रहेगी। तो बांग्लादेश से कोई भी सामान अगर हिंदुस्तान में आ रहा है तो उस पर हम लोग लगभग नियर जीरो टैक्स लगता है, तो वो उसके लिए फायदेमंद है। उसी तरीके से हम बांग्लादेश का इस्तेमाल करके, जो बांग्लादेश BRI से जुड़ा हुआ है, हम उसका इस्तेमाल करके अपने सामान को बेच सकते हैं। अभी क्या हो रहा है बांग्लादेश का, मैं 1 मिनट अगर आपने प्लीज कि बांग्लादेश BRI की तरह ही एक इनिशिएटिव है रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का, जिसमें चीन है, आसियान के 10 देश हैं, जापान है, दक्षिण कोरिया है। जापान और दक्षिण कोरिया से इनकी बनती नहीं है चीन की, ऑस्ट्रेलिया से नहीं बनती, ऑस्ट्रेलिया भी है, और न्यूजीलैंड भी है, और चीन भी है, जिसमें हम शामिल नहीं हुए। उसका कारण था, और वो जायज़ कारण था। वह कारण था कि हम दूसरे देशों को तो आयात निर्यात शुल्क में हम रियायत देने के फेवर में थे, लेकिन चीन से ऑलरेडी हमारा बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम ट्रेड डेफिसिट यानी कि हमारा व्यापार घाटा है, और हम आयात जो है वो निर्यात की तुलना में बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब आप यूं समझ लें कि पिछले साल का आंकड़ा लगभग $125 अरब का है, तो $100 अरब हमने सामान खरीदा है। और इधर तो घटा है, अभी आंकड़े आएंगे तो इधर घटा है। घटने के कई कारण है, वैश्विक लेवल पे भी जो चीज़ें चल रही हैं। तो अब उस इनिशिएटिव में बांग्लादेश शामिल होने जा रहा है। अब भारत के लिए मुश्किल ये है कि अगर बांग्लादेश उस इनिशिएटिव में ग्रुप में शामिल हो गया तो चाइनीज सामान जो है वो बांग्लादेश के रूट से आएगा, भारत आएगा। हाँ, तो ये जो
रूल ऑफ ओरिजिन बोलते हैं उसको, कि जैसे ये मेड इन चाइना सामान है तो मैं उस पर दूसरे टाइप का टैक्सेशन करूंगा, लेकिन मेड इन नेपाल है तो मैं उसको कम टैक्स लगाऊंगा। इस तरीके के अरेंजमेंट होते हैं। या किसी चीज़ को हम रोक सकते हैं कि भाई ये यहाँ का मेड इन है, हम नहीं लेंगे, तो वो तो बांग्लादेश का ठप्पा लग के आएगा, जो अभी मैक्सिको में हो रहा है। मैक्सिको अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था चीन, अभी हाल तक, अब मैक्सिको हो रहा है। तो बहुत लोग उसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि चीन का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है वहाँ अमेरिका में, लेकिन सच्चाई क्या है, उसको ऑफशोरिंग बोलते हैं, कि मैं अपने तट से नहीं किसी और के तट से सामान अपना भेजूं। तो चाइनीज़ फैक्ट्रियाँ वहाँ लग रही हैं, असेंबली लाइन वहाँ लग रहा है, और मैक्सिको से सामान जो है अमेरिका आ रहा है। यानी उसका जो लाभ है एक तरह से, वो पूंजी चीन में ही आ रही है। चीन में ही आ रही है। तो ये एक मतलब इस तरह से वो लेकिन इसमें ये भी है कि उसका प्रोडक्शन में ज्यादा जोर है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, और हम लोग सर्विस सेक्टर में ज्यादा है। तो जाहिर है उसमें एक समस्या है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़े, ये एक कमी है। अभी हम लोग बातचीत में, इसके पहले आपने भूटान का जब जिक्र किया तो उसमें डोकलाम की बात थी, और डोकलाम को लेकर एक सैनिक एक तरह से संघर्ष जैसी स्थितियां पिछले कुछ साल हमने 2017 में। तो वहां पर अब ऐसा क्या हुआ कि डोकलाम एक तरह से वो चीन को समर्पित होने की स्थिति बन गई है, उनके साथ भूटान कुछ रिश्ते इस तरह से चीन के साथ कर रहा है। देखिए कितना बड़ा नुकसान है और ऐसा क्यों हुआ? देखिए, चीन के 14 पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद थे, जिसमें उन्होंने 12 के साथ सेटल कर लिया है। 2 के साथ नहीं हुआ है, एक भारत के साथ और एक भूटान के साथ। भूटान के 3 इलाकों पे चीन का दावा है कि यह उसका है। तो अभी जो बातचीत हुई है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, और इनफैक्ट जो हमारे अखबारों में भी, भारत के अखबारों में भी छपा है, विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से उन्होंने कहा कि इस पर भारत की नज़र है। उसमें चीन ने ये कहा कि आप डोकलाम का प्लेटिव जो पठार है वो दे दीजिए, और बाकी 2 जगह हम छोड़ देते हैं, छोड़ ही नहीं देते बल्कि वहाँ डेवलपमेंट भी हम आपका कर देंगे, या जो चीन से सटे हुए इलाके हैं उसमें हम कुछ इन्वेस्ट करेंगे और आप हमको ये दे दीजिए। तो जिस तरीके की भाव भंगिमा दिखी चीनी विदेश मंत्री की और भूटानी विदेश मंत्री की पिछले दिनों, हालांकि उनके प्रधानमंत्री आए थे, उनके राजा आए थे अभी हमारे यहाँ, तो भारत ने रेल प्रोजेक्ट की बात की है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम भारत के साथ भी अच्छा संबंध रखना चाहते हैं, इसको ऐसे ना पढ़ा जाए चीन के साथ हम जो बातचीत कर रहे हैं। और अगेन मुझे डर लग रहा है कि कहीं मालदीव की तरह हम कल को बजाय इसके कि उसको थोड़ा समझाएं, देखें क्या है नहीं है, या आगे अगर मान लीजिए डोकलाम चला जाता है तो वो रणनीतिक रूप से, सामरिक रूप से हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, उन चीज़ों पे फोकस करने के पता चला कि कल फिर उसी तरीके से ट्रोल आर्मी जो है भूटान को गलियाने लगे। बिल्कुल। तो वहाँ पर जो है भूटान ने 2 इनिशिएटिव लिया अभी। आपको मैं बताऊं कि भूटान का जो 5 वीटो पावर देश हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, किसी के साथ उसका डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, वह डिप्लोमेटिक रिलेशन थ्रू इंडिया है। तो इस बातचीत में यह भी है कि चीन के साथ उसका डिप्लोमेटिक रिलेशन होगा, तो वो एक वीटो वाला देश उसके साथ हो जाएगा, और भूटान की राजधानी में चीन की उपस्थिति हो जाएगी। तो सिर्फ स्ट्रेटजी की नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल नज़र से भी वो भारत को उसको गंभीरता से लेना चाहिए। तीसरी चीज़ उसमें यह है कि भूटान ने एक 100 स्क्वायर किलोमीटर का एक क्षेत्र आसाम की सीमा के पास वो किया है, जिसमें कि उस रास्ते से वो डेवलप होगा। वहाँ भूटान का कोई रूल नियम नहीं लगेगा, नया नियम होगा, वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जैसा है। वहाँ से आसाम, बंगाल होते हुए आप फिर साउथ ईस्ट एशिया तक आपकी पहुँच हो सकती है। तो ये दक्षिण एशिया के लिए एक शुभ चीज़ हो सकती है, और वो एक ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे भारतीय कंपनियां, भारतीय निवेश और चीनी निवेश एक साथ काम कर सकते हैं। ये स्थिति है। तो उस वजह से क्या होगा कि हम जो डोकलाम को लेकर जो हमारी आशंकाएं हैं वह शायद कुछ कम हो जाए। लेकिन कुल मिला के जैसे हम लोग बात भी कर रहे थे कि 2019 में बीजेपी का जो घोषणा पत्र था उसमें ये बात कही गई थी कि नेबर फर्स्ट, लेकिन आज की अगर स्थिति आप देखें तो भारत के सभी पड़ोसियों देशों से जो हैं, अगर बांग्लादेश को थोड़ा सा आप छोड़ दें, उस तरह का कोई हमें तनाव फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन ज़्यादातर देशों में एक तो भारत विरोधी भावनाएं भी और वहाँ की सरकारों का भी रुख
इसके लिए आप भारत सरकार की नीति को जिम्मेदार समझते हैं या चीन हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहा है, क्या समझते हैं आप? इसमें मुझे लगता है कि तीनों बातें हैं। एक तो यह है कि आपने जब प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार शपथ ग्रहण कर रहे थे तो आपको याद होगा कि सार्क देशों के नेता, सभी नेता आए थे, तो ऐसा लगा था कि दक्षिण एशिया में एक नई चीज हो सकती है। और उसी दौरान आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि हम लोग एक रॉकेट सैटेलाइट जो है साउथ एशिया के लिए देंगे, और बहुत सारी और चीजें हुई थी, सड़क बनाने का और ये। और सार्क की बैठक 2014 नवंबर में होती है, यह आखिरी सार्क की शिखर बैठक है। 2014 नवंबर के बाद से कोई सार्क की बैठक नहीं हुई। उस बैठक में भी बड़ी बड़ी बातें हुई थी, सबने की थी, बड़े अच्छा माहौल में हुआ था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, 2016 में पाकिस्तान में होना था सम्मेलन, और उसी समय शायद शायद उरी वाली घटना हुई थी या कोई घटना, बड़ी टेरर हमला हो गया था, तो भारत ने वहाँ जाने से मना कर दिया। फिर अब भारत ही नहीं जाएगा तो क्या मतलब बनता है। तो उसके बाद से अब कुछ नहीं हो रहा है। तो सार्क एक तरह से जिसने एक समय एक बड़ी उम्मीद पैदा की थी, सार्क एक खत्म कहानी जैसा लग रहा है। सार्क आप यूं समझ लें कि 2019 के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने सार्क शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। और मजे की बात है कि जो आपने बात कही चीन का एस्पेक्ट, इनफैक्ट अगर सार्क अच्छा काम करे, सक्रिय रहता, तो चीन को लेके भी हमें उतना आशंकित होने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि 2006 में, शायद 2005 या 6 में जो सार्क सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत के कहने पर अफगानिस्तान सदस्य बना था और नेपाल के कहने पे चीन को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था सार्क में। और हम अब देखिए क्या है, ये भारत पाकिस्तान, हम जो हैं एससीओ में एक साथ हैं, फिर अभी ब्रिक्स में सऊदी अरब, ईरान, ये सब शामिल हुए हैं। फिर बिम्स्टेक है जिसमें बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देश हैं, श्रीलंका। एक हमारा है भारत, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश का एक सब रीजनल ग्रुप है। तो हमारे पास टूल्स बहुत तरीके के हैं। लेकिन जब आपने एक सार्क के मंच को, जिसकी कई उपलब्धियां रही, जैसे एक छोटा उदाहरण मैं दूं, साउथ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, तो और अभी देखिए इन देशों में मामला सिर्फ ये नहीं कि आपका बिजनेस कितना बढ़ रहा है, घट रहा है। आप ये सारे देश जितना बिजनेस करते हैं उसमें इंट्रा कंट्री बिजनेस जो है वो सिर्फ 5% है। आप ये समझ लें, हम बाहर से दूर दूर से सामान खरीद रहे हैं, आस पड़ोस में नहीं खरीद रहे हैं, जबकि हम लोग कम से कम बहुत सारी चीजें आपस में शेयर कर सकते थे। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि आप स्ट्रेटेजिकली, जियोपॉलिटिकली और इकोनॉमिकली क्या कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा है, अभी भारत में पिछले साल एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा है जब देश के किसी ना किसी हिस्से में कोई प्राकृतिक आपदा ना आई हो, छोटी या बड़ी। उसी तरीके से अभी आपने देखा कि चीन में बड़ी बड़ी बाढ़ की घटनाएं हुई, सूखा आया, पाकिस्तान में कितनी बड़ी त्रासदी हुई बाढ़ की, अफगानिस्तान में सूखे का डर पीछे तालिबान के शासनकाल में भी ये आया। समुद्र के जल स्तर में बढ़ना भी एक, वो बहुत मालदीव से लेकर बांग्लादेश तक उससे संकट में, उसमें संकट में। तो कुछ नहीं होता तो कम से कम सार्क से ये सारी चीजें जो हैं हम लोग कर सकते थे। तो थोड़ी सी भारत की हेठी, पाकिस्तान की, भारत और पाकिस्तान का आपस की राजनीति, और भारत जैसे देश का बढ़ चढ़ के इन इनिशिएटिव में, जिस तरीके से हमने G20 में उत्साह दिखाया, उसी तरीके से मुझे लगता है कि सरकार को खुद, उनके मैनिफेस्टो में है नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी पहले। तो पड़ोसी पहले सिर्फ वैक्सीन के लिए मामला नहीं बनेगा, वैक्सीन तो एक क्राइसिस थी और भारत ने अच्छा किया, भाई हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हैं तो इतना तो करना बनता है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें उस चीज़ को, नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी को, जैसे एक नीति इसी तरीके की आई थी, लुक ईस्ट, पूरब की तरफ देखो जी। उसको प्रधानमंत्री ने कर दिया एक्ट ईस्ट, लेकिन वो भी नारा ही बना हुआ दिख रहा है। नारा बनाने में प्रधानमंत्री जी काफी तो मुझे लगता है कि वो, लेकिन और ये बहुत सारे लोग, इंटरनेशनल राजनीति के विशेषज्ञ हमारे देश में भी और बाहर भी कह रहे हैं कि यह जो दौर है, जिस तरीके से पूरी विश्व व्यवस्था में बड़े बदलाव आ रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री कहते रहे हैं, और वो अच्छी बात है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, दादागिरी का जमाना गया, ठीक है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इतने सारे युद्ध, गृह युद्ध, लड़ाइयाँ, क्लाइमेट का प्रॉब्लम, ऐसी स्थिति में सारे दुनिया भर में ये इनिशिएटिव चल रहा है कि रीजनलिज्म को आपको फोकस करना पड़ेगा।
यानी क्षेत्रीय सहयोग, क्षेत्रीय सामंजस्य जो है, और क्षेत्रीय स्तर पर बड़े बाजार, जहां की आपके पास, जैसा आपने कहा कि हम बाहर से मंगाते हैं, चाहे वो कच्चा माल हो या बना हुआ सामान हो, लेकिन ये जो हमारे अड़ोस पड़ोस के देश हैं, ये दुनिया की बहुत बड़ी आबादी है। यहाँ पर एक सवाल हम नेपाल को लेकर भी समझना चाहते हैं। अगर डोकलाम में चीन, मालदीव्स में चीन और काठमांडू तक रेल, यानी काठमांडू तक चीन, तो नेपाल का भी चले जाना एक तरह से, जो नेपाल सांस्कृतिक दृष्टि से और तमाम दूसरे ऐतिहासिक कारणों से भी भारत का एक विस्तार ही समझा जाता था, लेकिन आज भी वहाँ भारत के खिलाफ, कहा जाए ये बिग ब्रदर अप्रोच के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक उफान भी हमें नजर आता है। उसमें तो नेपाल का जाना कैसे उसमें तो मैं कहूँगा कि नेपाल का जाना उसमें बहुत बड़ी गलती हमारे पक्ष की है। अच्छा, मैं सरकार को ही सिर्फ नहीं कह रहा हूँ। हाँ ठीक है। आपको याद होगा कि वहाँ पे 2015 में बहुत भयंकर भूकंप आया, तो भाई भारत करीब है पहुँचे, और नेपाल के लोग तो हमारी मिलिट्री तक में है, हमारे अधिकारी हैं, हमारे बहुत सर्विस सेक्टर में हर जगह है। आप गोरखाओं की बात कर रहे हैं। हाँ। गोरखा रेजिमेंट है और उनको यहाँ पर नौकरी दी जाती है। जी। तो और हमारे पास वो वीजा पासपोर्ट का लफड़ा नहीं है। हाँ बिल्कुल। वहाँ पे हमारे मीडिया वाले गए और इतना माहौल बनाया कि भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है, भारत ये दे रहा है, भारत वो दे रहा है। आपको याद होगा वहाँ पे लोगों ने जुलूस निकाला। सोचिए, एक भूकंप आया हुआ है, इतनी बड़ी जानो माल की क्षति हुई है, उस माहौल में वहां के लोगों को जुलूस निकालना पड़ा कि तुम लोग भागो यहां से। भारतीय मीडिया, यानी मीडिया ने एक तरह से एक ये भाव पैदा किया कि तुम भिखारी हो। हाँ, और हम मदद दे रहे हैं। और उसके कुछ दिन बाद फिर क्या हुआ कि ये तराई वाले इशू को लेके, संविधान को लेके जो वहां पर बखेड़ा खड़ा हुआ, तो जो भारतीय सीमा पे ब्लॉकेड किया गया, हाँ। जिसकी वजह से वहाँ चीज़ों की सप्लाई पे असर पड़ा, यहाँ ट्रक्स रोक दिए गए। तो उसको जिस तरीके से हल करना चाहिए था सरकारी स्तर पे, और जिस तरीके से हमें मीडिया के लेवल पे या जनता के लेवल पे एक पॉजिटिव ये होना चाहिए था कि भाई ये सब झगड़ा है, ठीक है, भारत अपनी चिंताएं व्यक्त कर दे, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप सिलेंडर क्यों रोक रहे हो, खाने पीने की चीज़ें क्यों रोक रहे हो। तो वो असर पड़ा। तीसरा चीज़ है कि जब नेपाल स्वतंत्र मतलब राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ शिफ्ट कर रहा था, तो हमारे यहाँ एक तबका वही हिंदू राष्ट्र है और ये है, अभी फिर ये जुलूस उलूस लग रहा है तो उसको उकसाने में लोग लगे हुए हैं, जानकी जी का मायका है। हाँ, तो मतलब तो आप उन चीज़ों को सांस्कृतिक रूप से जोड़िए कि पशुपति के दर्शन के लिए हम जाएंगे, वो सब होगा, लेकिन आप उसको फिर से ले जाना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र और राजतंत्र और फलाना ढंकाना, तो क्या होगा कि एक बड़ी आबादी के बीच आपके खिलाफ एक माहौल बनेगा। और जहां भी इस तरीके का माहौल बनेगा, भाई मालदीव में ज्यादा लोगों ने वोट दिया ना। हाँ बिल्कुल। ये अभी भी, हालांकि एक अच्छी बात क्या है कि विपक्ष अभी हमारे साथ बोल रहा है, विपक्ष ही नहीं, अच्छी खासी संख्या में आबादी भी। आप जाएं बांग्लादेश में भारत के लिए एक पॉजिटिव वो है, श्रीलंका के लोगों में भी है, नेपाल के लोगों में भी है, तो हमारा पूरा आधार बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो, लेकिन हम ही अपने एटीट्यूड से या शायद पॉलिसी को ठीक से लागू नहीं करने को लेके, या निश्चिंत होके कि हम 5 बार अगर मैं अपने आप को रोज आईने में देख के कहूं कि मैं विश्व गुरु हूं तो कभी ना कभी तो बोर्ड लटका ले विश्व गुरु। हाँ, तो मैं कभी ना कभी तो मैं भ्रमित हो ही जाऊंगा ना। तो इस तरीके के ट्रैप में हम लोगों को नहीं फंसना चाहिए। और चाहे छोटा देश हो या बड़ा देश हो, आपको मैं एक याद दिलाऊं, पापुआ न्यू गिनी गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, तो वहां के प्रधानमंत्री ने इनके पैर छुए, उसको हमारी मीडिया ने खूब दिखाया, इस तरह प्रचारित किया कि देखिए मतलब पूरी दुनिया झुक रही है आपके ऊपर। आप ये देखिए कि वो प्रधानमंत्री अपने से अधिक उम्र के एक राजनेता के प्रति, जो एक बड़े देश से आया हुआ है और जो कि उनका सहयोगी है, उसके प्रति एक प्रेम, आदर, और खासतौर पर भारत लोग हैं, तो भारतीय संस्कृति का बहुत असर है वहाँ बिल्कुल। तो उसको इस तरह से उसको एक अच्छे ढंग से लेने के बजाय हमने तमाशा। और उसमें एक और हुआ है, जब वापिस आ रहे थे प्राइम मिनिस्टर, तो एक दंपत्ति थे, वो भी पैर छुए वही टर्माक, फिर वैसे ही कहानी बनाने की कोशिश की गई। लेकिन जब वही पापुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री बेल्ट रोड इनिशिएटिव के शिखर बैठक में पहुंचा, तो कोई न्यूज़ नहीं बनी। और वही क्यों पहुंचे, श्रीलंका पहुंचा, अभी मालदीव वाला की यात्रा हो गई। आपको याद होगा अभी जो एशियाड का आयोजन चीन में हुआ,
उस उद्घाटन के अवसर पर जो मुख्य अतिथि थे वो नेपाल के प्रधानमंत्री थे। तो आप देखिए कि चीन जैसी ताकत जो दुनिया की पीपीपी टर्म्स में नंबर 1 इकोनॉमी है, मिलिट्री पावर है, वहाँ की सोसाइटी जो है मोटा मोटी औसतन समृद्ध होने लगी है, तकनीक वगैरह में तो आप जानते ही हैं, हाँ वो तो बहुत आगे है। वो देश भी, उस देश का राष्ट्रपति अपने बगल में नेपाल के प्रधानमंत्री को बैठा रहा है। मौजू के साथ देखिए उनका किस तरीके का रिस्पेक्ट है। आप तालिबान के नेताओं के साथ जब उनके विदेश मंत्री मिले तो 5 कदम आगे बढ़ के गए। तो उससे क्या हो गया, चीन की ताकत। और तालिबान का बड़ा इंटरेस्टिंग जिक्र है, आपने तालिबान का नाम लिया, और हमारे यहाँ अभी भी जैसे योगी जी मुख्यमंत्री हैं वो तालिबानी मानसिकता और तालिबान वगैरह बोला करते हैं, जबकि तालिबान वहाँ सरकार चला रहा है और आपसे उसके रिश्ते हैं। तो ये जो अप्रोच है, क्या मतलब हम लोग कई बार कुएं के मेढक जैसा व्यवहार करते हैं क्या? मुझे लगता है कि देखिए कोई भी सरकार होती है तो चाहे वो विदेश नीति हो उसकी, चाहे घरेलू नीति हो, वो चाहती है कि उसका असर उसके वोटरों पे पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर्षित हों उससे और उसको राजनीतिक लाभ मिले। यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो वर्तमान गवर्नमेंट है, इनकी कुछ विदेश नीति कभी हम लोग बात करेंगे जिस कुछ पॉजिटिव भी इनका है, लेकिन जो पड़ोसियों के साथ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये घरेलू राजनीति को इनका ज़्यादा फोकस है। और इसी तरीके से जो बहुत सारे टिप्पणीकार हैं जो अखबारों में और टेलीविज़न चैनलों पे आ रहे हैं, वो भी कम से कम कभी कभी भी अपवाद स्वरूप ही वो भारत सरकार को कुछ सजेशन, पॉजिटिव सजेशन, जरूरी सजेशन देने में कतरा रहे हैं। और एक तरीके से आप यूँ कह लें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरह हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो व्यवहार कर रहे हैं। और ये सिर्फ हिंदी के अखबारों में नहीं हो रहा, अंग्रेजी के अखबारों में भी खूब हो रहा है। यानी सरकार को सच न बताने का जो एक ऐसी सरकार है जिसके बारे में ये पहुंच गया है कि एक आम धारणा है कि ये आलोचना बर्दाश्त नहीं करते, और जब आलोचना नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं तो आलोचना करना एक जोखिम का काम है, और इस जोखिम को उठाने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं। चलते चलते पाकिस्तान पे भी बात कर लें, जब हम लोगों ने इतना बात किया, क्या पाकिस्तान से भविष्य में या मौजूदा जो स्थिति बन रही है, जैसे जब वहाँ पुलवामा वाला अटैक हुआ और इतना बवाल हुआ, वोट मांगे गए, 2019 की जीत का पूरा मसला बना, उसकी तो जांच आज तक नहीं हुई, लेकिन क्या पाकिस्तान को लगातार इस तरह से इस्तेमाल करना घरेलू राजनीति की वजह से हमारी इससे कितना फ़ायदा या नुकसान है इस नीति का? देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की सरकार और मिलिट्री की बहुत लंबे समय तक ये नीति रही है कि वह एंटी इंडिया भी रही है, लेकिन उसमें उसने आतंकियों को एक पार्टी बनाया, अपना सहयोगी बनाया। और सिर्फ यही नहीं बनाया, भारत से ही नहीं, अफगानिस्तान से मामला हुआ, और ये आपने देखा कि ईरान में भी हुआ। आपने देखा कि ये लोग तालिबान के सबसे बड़े बैकर्स माने जाते थे, लेकिन आज तालिबान के साथ इनके झगड़े, कई जगह तो छोटी मोटी झड़पें हुई हैं जैसे हमारे यहाँ होती रहती हैं, भारत पाकिस्तान वहाँ पर हुई हैं। और तो पहली चीज़ तो ये मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को अपनी इस नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि यह दूसरे देशों को जितना आतंक से नुकसान नहीं पहुँचा पाया है, उससे ज़्यादा पाकिस्तान के भीतर लोग मारे गए। अपना एक फेल्ड स्टेट बन गया। अभी आर्थिक स्थिति उसकी देख ही रहे हैं, इतना बाढ़, इतना सब कुछ आया, ये तो मदद ठीक से नहीं कर पाए, वो तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ये हुआ। अभी भी IMF के बेल आउट पे कुछ चीन के पैसे पे मामला चल रहा है, कुछ अमेरिका ने कुछ दाएं बाएं करके दिया है। तो एक तो पाकिस्तान को, और पाकिस्तान का बेहतर होना इस पूरे खित्ते के लिए बहुत जरूरी, क्यों? क्योंकि वो एक तरफ ईरान से भी जुड़ता है, फिर हमारे जो नेबर्स तो ये हो गए 7-8 देश, फिर नियर नेबर्स हैं जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, फिर ईरान है, फिर हमारा ये अफगानिस्तान है। तो इन देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, और तब से संबंध रहे हैं जब भारत पाकिस्तान नाम की दो चीजें नहीं थी। बिल्कुल। तो इन सारे क्षेत्रों में जब हम बार बार कह रहे हैं कि शांति, विकास, जलवायु परिवर्तन, भविष्य के चैलेंजेस, तो इसके लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ यह है कि भारत को पाकिस्तान के साथ इंगेजमेंट जो हुआ, आपको याद होगा कि राजनाथ जी गए थे और पता नहीं क्या मीटिंग में हुआ, और वो बिना लंच किए जो है वहाँ से चले आए थे।
और उसके बाद ऐसी भी खबरें आई कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और पाकिस्तान के NSA के बीच में कुछ संपर्क है, बातचीत हो रही है। दुलत साहब जो हमारे रॉ के पूर्व चीफ रह चुके हैं, उन्होंने पाकिस्तान की ISI के चीफ के साथ एक किताब लिखी है, बड़ी सुंदर किताब है। उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, बोला कि कोई भी तनातनी होती है, किसी भी स्थिति में होती है, खुफिया संस्थाओं के मुखिया जो होते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। और आप ये समझ लें कि आप पाकिस्तान से बातचीत करना या पाकिस्तान के साथ एक वो स्थिति पैदा करना जहाँ पे अभी हम आपस में बैठ के बात कर सकें, वो बहुत कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मुझे याद आता है कि प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था किसी वीडियो में, मैंने सुना था कि पाकिस्तान की क्या चिंता करनी है, वह अपनी मौत खुद मरेगा। तो ये भाषा तो शायद तो मुझे लगता है कि, और देखिए पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है, आप सोचिए हमारे लिए कितना खराब मामला हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, बिजनेस हो रहा है, ऐसा नहीं है बिजनेस हो रहा है, हालांकि उतना बिजनेस नहीं हो रहा है, हो सकता है। बिल्कुल। पाकिस्तान का इस्तेमाल चाइना कर सकता है, कर ही रहा है, बेल्ट रोड परियोजना, हम बाकी इसको कैसे भूल जाएं कि वो एक न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर है, ये सच्चाई है। दूसरा, कल को मान लीजिए भारत अपने फॉरेन पॉलिसी में अगर इंडिपेंडेंट रुख लेता है तो अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकता है, जैसे किया है अतीत में। अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान पर, जो कि लिथियम का सऊदी अरब कहा जाता है, वहां पर खजाना छुपा हुआ है अफगानिस्तान में, जिसके लिए अफगानिस्तान कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है चाइना से। मैं 50 बार कहा हूं कि हमारे वहां पे लोग हैं। एक हमारे दर्शकों को थोड़ा लिथियम का महत्व आप इसी समय जरा बता आप लिथियम का महत्व यूं समझ लें कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी बनेगी, हमारे मोबाइल में जो बैटरी लगेगी, हमारे लैपटॉप में जो बैटरी लगेगी, और ये तो सामान्य यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जहाज़ों में बहुत सारे उपकरण होते हैं उसमें उसका इस्तेमाल होता है। और सिर्फ लिथियम ही नहीं, इसी तरीके के कुछ और रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं जो कहीं कहीं हैं, वो भी अफगानिस्तान में। यानी आने वाली जो दुनिया जिस तरफ बढ़ रही है उसमें लिथियम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और अफगानिस्तान में वो मिल रहा है जहां चाइना वो उसमें आ रहा है। और अगर मान लीजिए कि कल को अमेरिका अफगानिस्तान में फिर से अपनी जगह बनाना चाहता है, इंटरफेयर करना चाहता है या कुछ करना चाहता है, तो वो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है। अभी पूरा वेस्ट एशिया में झगड़ा चल रहा है, साउथ एशिया, ये लाल सागर और फिलिस्तीन, गाजा, ये सारी चीज़, ईरान के साथ तनातनी बढ़ रही है अमेरिका की, ईरान के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी लड़ाई जिसमें कि हम हिस्सेदार भी नहीं हैं, उसके नुकसान से हम नहीं बच पाएंगे। इसीलिए भारत की सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए, कम से कम ट्रैक 2 तो हो ही सकता है। पाकिस्तानी टूरिस्टों को आने दीजिए, अपने टूरिस्टों को जाने दीजिए, वहां के लड़कों को यहाँ पढ़ने आने दीजिए। कम से कम ये सारी चीजें तो पाकिस्तान के खिलाफ भाषण देके वोट मिल रहे हो तो ये जल्दी होगा नहीं। बहरहाल आखिरी में मैं आपसे एक सवाल ये जरूर पूछूंगा कि जो सवाल अब तक मैंने नहीं पूछा, और कोई बात आप इस संदर्भ में अगर पड़ोसियों के संबंध में कहना चाहें तो आप अपनी ओर से उसको कहें। मुझे लगता है कि अगर मुझे सरकार को रिक्वेस्ट करना हो तो मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा। एक कहूँगा कि यह ठीक बात है कि पाकिस्तान जो है सार्क के प्लेटफॉर्म को, जबकि सार्क में साफ साफ कहा गया कि भाई कोऑपरेशन के लिए है, ना कि झगड़ा झंझट के लिए, तो भारत और पाकिस्तान दोनों सार्क को आगे बढ़ाएं, सार्क को फिर से जीवित करें, और आप अपनी राइवलरी को उसका मंच मत बनाइए। उसके लिए आप आपस में बात कर सकते हैं, उसके लिए आप सोचिए क्या हो सकती है स्ट्रेटजी। तो पहला चीज़ कि सार्क को आप एक्टिव करिए। दूसरा, जो आपने और छोटे छोटे जो रीजनल ग्रुप बनाए, जैसे बिम्स्टेक है, और ये भूटान और श्रीलंका और बांग्लादेश भारत का जो ग्रुप है, इनको सिर्फ एक मैकेनिज्म ना बना के कि हाँ एक मीटिंग कर लिए 2 साल पे, इसको सचमुच में एक कुछ एक्टिविटी हो, दिखे यहाँ पे। दूसरा, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हम, चाइना, ब्रिक्स। तो इन चीज़ों के थ्रू हम अपने रीजन में क्या कर सकते हैं, क्या करवा सकते हैं। और जैसे आप बिजली खरीद रहे हो नेपाल से, आप कपड़े खरीद रहे हो बांग्लादेश से, उसी तरीके से आप श्रीलंका से अनाज मंगा सकते हो या कुछ और चीज़ें मंगा सकते हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि, और ये सारे जो देश हैं ये सब एग्रीकल्चर वाले देश हैं। हम लोग ट्रैक्टर के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, और भी
अलग अलग मशीनरी के, रिलेटेड मशीनरी के, हम उनका एक्सपोर्ट कृषि उपकरण जितने हमारे हैं बिल्कुल वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि भारत एजुकेशन का बहुत बड़ा हब है, मेडिकल फैसिलिटी का और टूरिज्म को भी बढ़ाने की बात अब जो हो रही है। तो आप उसमें अगर हमारा पड़ोसी खूब आने लगे और आप ये करके कि इंडिया आउट के नारे पे आप जीते हैं तो आपके यहाँ आपको क्यों भारतीय पर्यटक चाहिए? अरे भाई, अगर भारतीय पर्यटक नहीं जाएगा तो जो भारत की एयरलाइंस हैं, जो भारत के टूर ऑपरेटर्स हैं, जो भारतीय वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, होटल खोल रहे हैं, सर्विस सेक्टर में ही है, वो नुकसान नहीं होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब और लक्षद्वीप को जिस तरह से हल्ला मचा है, मेरी जो जानकारी, लक्षद्वीप में तो अभी जो पर्यटक है उनके लिए तो व्यवस्था भी ठीक से नहीं है और वहां परमिट लेके जाने की बात होती है। वो कई कारणों से, प्राकृतिक कारणों से बहुत प्रोटेक्टेड है। तो आप उसको अगर तुलना करेंगे, उसको मालदीव्स न जाओ, लक्षद्वीप जाओ, तो आप तो बर्बाद कर देंगे अपने क्षेत्र को। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। हम हर हफ्ते आपके साथ इन प्रश्नों पर, जो खास तौर पर विदेश से जुड़े हुए हैं, हमारे पड़ोसियों से जुड़े हुए हैं, या दुनिया के अन्य क्षेत्रों में जो बातें हो रही हैं, जो नई नई चीज़ें उभर रही हैं, उस पर प्रकाश केरे से बात करेंगे। प्रकाश जी बहुत गंभीर अध्येता हैं पूरे विश्व इतिहास और उसके वर्तमान के, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके साथ ये चर्चा आपको लगातार सार्थक तरीके से पहुँचे और आप इसका न सिर्फ आनंद लें बल्कि आपको ये भी लगे कि कुछ ज़रूरी बातें आपके साथ हुई हैं। रही बात मनोरंजन की, तो उसके लिए बहुत से रील्स हैं। बहरहाल आप मॉलिटिक्स के साथ जुड़िए, हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया प्रकाश। शुक्रिया।